एक और आई कैची वर्ड दैट इज स्विगी, जिसका कि IPO आ चुका है एंड उसमें मैंने अप्लाई नहीं किया है। और मैं ये वीडियो उस IPO की एनालिसिस के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको बता सकूँ कि मैंने क्यों अप्लाई नहीं किया है वो IPO। और इसके लिए मैंने बहुत स्टडी किया, लास्ट 2 इयर्स के कई कंपनीज़ की स्टडी की और वहाँ पे कुछ डेटा निकाल कर लाया हूँ जो कि मैं आपको यहाँ प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो कुछ टॉप 10 कंपनीज़ मैंने निकाली है जिन्होंने अपने लिस्टिंग पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया अपने क्लाइंट ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, और इवन आफ्टर लिस्टिंग भी इन्होंने लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए। और ये कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारे नंबर्स में ये कंपनीज़ बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती आई। तो ये कंपनीज़ हैं जैसे कि अगर बात करें नेटवेब, VPRPL, उसके बाद गांधार ऑयल, टाटा टेक्नोलॉजी एंड देन डोम्स, एक्सीकॉम, VSTL एंड अदर कंपनीज आउट देयर। अब इन सारी कंपनीज में वो जो सेम और ख़ास बातें हैं वो सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आएगा कि एक IPO को सिलेक्ट कैसे किया जाता है और रिजेक्ट कैसे किया जाता है। तो इन पर्टिकुलर कंपनीज़ के जो डेटा मैंने देखे वहाँ पर ROE, ROCE, प्रमोटर का होल्डिंग, टाइप्स ऑफ इशू, सेल्स में ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ, डेट टू इक्विटी, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को मैंने डिटेल में स्टडी किया और यहाँ पर ये पाया कि जो इन सारे नंबर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर सारी कंपनीज की नंबर्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लें तो यहाँ पर इन कंपनीज का जो फ्रेश ऑफर है वो या तो 100% है या मोर देन 90% है। अब फ्रेश ऑफर होता क्या है? फ्रेश ऑफर का मतलब जब भी कोई कंपनी IPO लेकर के आती है तो जो फ्रेश ऑफर है वो पैसा शेयर्स इशू करने के बाद शेयर कैपिटल बढ़ाता है और वो पैसा सीधे कंपनी के अकाउंट्स में या बुक्स में जाता है और कंपनी उस पैसे को बिजनेस डेवलपमेंट में यूज करती है। इसके अगेंस्ट एक और पॉइंट होता है, दैट्स दी ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि प्रमोटर अपने पास का स्टेक अपने ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को दे रहा है। मतलब जितना ऑफर फॉर सेल है उतना अमाउंट प्रमोटर की पॉकेट में जाता है और उतने अमाउंट से जो पब्लिक है, आम जनता है, उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है। तो इस तरह से जब अगर ऑफर फॉर सेल कम होगा और फ्रेश ऑफर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अगर फ्रेश ऑफर ज़्यादा है तो पैसा सीधा कंपनी के पास गया है, मतलब पैसा कंपनी में यूटिलाइज होगा, बिजनेस में यूटिलाइज होगा और बिजनेस में एक्सपांशन होगा। तो अब आप फ्रेश ऑफर और ऑफर फॉर सेल समझ गए हैं तो बता दूं कि ये टॉप 10 कंपनीज हैं इनका फ्रेश ऑफर 90% और 100% की रेंज में था, मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। नेक्स्ट बात करूं प्रमोटर का होल्डिंग। अब यहाँ पर प्रमोटर जितना स्टेक अपने पास रखने की कोशिश करेगा, ऐसा माना जाता है कि प्रमोटर अपनी कंपनीज को लेके कॉन्फिडेंट है। अगर प्रमोटर का स्टेक पोस्ट IPO बहुत ज़्यादा घट जाता है वो भी नेगेटिव है। और ये जो नंबर्स अगर इन टॉप 10 कंपनीज की बात करूँ तो इन कंपनीज के जो प्रमोटर की होल्डिंग प्री IPO जो थी वो 100 से 90% के बीच में थी एंड पोस्ट IPO मतलब IPO आने के बाद प्रमोटर ने मिनिमम से मिनिमम 66% होल्डिंग्स अपने पास रखी। मतलब ऐसी कंपनीज जो पोस्ट IPO 66% की होल्डिंग प्रमोटर के पास रहती है वो कंपनी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और यही चीज़ यहाँ देखने को मिली। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इन टॉप 10 कंपनीज में जो सेल्स ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 40% से लेकर 115% के बीच में था। मतलब सालाना बेसिस पर इनकी सेल्स जो है 40% से ज़्यादा ग्रो कर रही थी। इवन इनका जो प्रॉफिट्स थे, अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो वो भी लगभग 40% से ज़्यादा रेट से बढ़ रहे थे लगातार। मतलब अगर ऐसा IPO अगर आपको मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ रिजेक्ट जरूर करिएगा। अभी ROE और ROCE की बात करें तो इन कंपनीज के जो ROE ROCE था वो 35 से लेकर 40% के बीच में रहा। अब ROE ROCE होता क्या, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ROE का मतलब है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि ये बताता है कि जो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी है उसके एवज में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना % है। ये जितना ज़्यादा होगा टोटल इक्विटी के अगेंस्ट में वो बेटर माना जाता है। और हम थोड़ा स्टैंडर्ड अगर देखें तो हम 25% के आसपास का स्टैंडर्ड मानते हैं, वो बेटर होता है। इन कंपनीज का तो 35% से 40% के बीच में था। अभी कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग यहाँ पे 40% से ज़्यादा है। मतलब प्रमोटर का इक्विटी प्लस डेट दोनों को मिला लें तो जो फंड कंपनी में इन्फ्यूज़ किया गया है बिजनेस करने के लिए उस पर कितने का नेट प्रॉफिट आया है उससे निकलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये भी लगभग 40% से ज़्यादा देखने को मिला है। तो जब इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का सिनारियो किसी कंपनी में होता है तो वो डैम श्योर है कि आपको लिस्टिंग पर भी रिटर्न्स देगी और पोस्ट IPO अगर IPO लिस्टिंग के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी रिटर्न्स दे सकती है। अभी इसमें एक और पॉइंट है डेट टू इक्विटी।
जो कि ये बताता है कंपनी का लेवरेज। कंपनी का लेवरेज मतलब कंपनी अपने टोटल साइज में कितना का डेट ले चुकी है अगेंस्ट टू द इक्विटी। और इन टॉप 10 कंपनीज की बात करूँ तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी था 0.2 से लेकर 0.3। इवन डेट टू इक्विटी जो है वो सेक्टर टू सेक्टर डिफर भी करता है फ्रेंड्स। मतलब किसी सेक्टर में डेट ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे अगर पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर की कंपनीज को डेट ज़्यादा लगता है। आईटी की बात करें तो आईटी में कम लगता है, बट ऑन एन एवरेज इन कंपनीज में जो डेट था वो 0.2 से 0.3 के बीच में था। मतलब डेट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा कंपनी बेटर होगी और उतना कम लिवरेज में होगा, और लिवरेज कम रहना कंपनी के लिए हमेशा बेटर होता है। तो इस प्रकार ये जो पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स को अगर मैं समराइज़ करूँ फ्रेंड्स आपके लिए, तो आप जब भी आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो केवल जीएमपी देखकर अप्लाई मत करो। ये पॉइंटर्स को ध्यान में रखो। आपका प्रमोटर का होल्डिंग 66% से कम ना हो, फ्रेश ऑफर हमेशा ऑफ ऑफर से ज़्यादा हो या कंप्लीट फ्रेश ऑफर हो। अगर प्रॉफिट एंड सेल्स में अगर आप ग्रोथ देख रहे हो तो वो सेल्स का ग्रोथ 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ हो। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देख रहे हो तो जो प्रॉफिट है वो सेल्स से ज़्यादा तेजी से बढ़े। मतलब प्रॉफिट अगर 40% से, या मैं बोलूँ सेल्स अगर 25% से ग्रो कर रही है तो आपका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिनिमम 30% से ग्रो करता हुआ हो। आरओई एंड आरओसी की बात करें तो आरओई आपका 25% से ज़्यादा हो, आरओसी 30% से ज़्यादा हो, तो ये और बेटर होगा। और डेट तो मैंने बोला कि सेक्टर टू सेक्टर थोड़ा डिफर करता है, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा डिसीजन लेने में, बट स्टिल लेस देन 1 डेट अगर है तो कंपनी के लिए बेटर है। और इन कंपनीज का डेट जो है 0.3 था। मतलब इस तरह का कंपनी आपको मिला तो बेटर है। तो इस तरह से जब भी आप नेक्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई करें तो केवल जीएमपी देखकर अप्लाई ना करें। और इवन अगर आप जीएमपी देख भी रहे हो ना फ्रेंड्स, तो मेरी एक बात ध्यान रखें, जीएमपी क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम, विच इज़ हम उस पर उतना रिलाई नहीं कर सकते। हमें कंपनी के नंबर्स पे, उसके बिजनेस पे रिलाई करना होता है। स्टिल अगर आप देख रहे हो तो जीएमपी का ट्रेंड देखो, जीएमपी देखने के बजाय। मतलब जीएमपी बढ़ते हुए ट्रेंड में हो, प्लस मिनिमम जीएमपी 25% से ज़्यादा हो, तो एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आईपीओ आपने लॉस में बुक करना पड़ रहा है या क्लोज करना पड़ रहा है। तो अब मैंने क्यों अप्लाई नहीं किया स्विगी, आप खुद इन पैरामीटर्स से जाकर स्टडी करिए, तब आपको पता चलेगा कि आईपीओ अप्लाई करने से पहले इस तरह का स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हमेशा ख़राब आईपीओ से बचे रहें और केवल अच्छे आईपीओ अप्लाई करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भी कंपनी का आईपीओ ख़राब होता है वहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेट कम होता है, क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है या 100% होती है। बट जब कंपनी का आईपीओ अच्छा होता है तो कई सारे लोग उसमें आते हैं, इवन स्मार्ट मनी भी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है मिलने की। मतलब अच्छा आईपीओ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ख़राब आईपीओ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वो जो ख़राब आईपीओ है ना, उससे बचने का यही तरीका है जो मैंने आपको बताया, और इसी तरह से मैंने स्विगी को अवॉइड किया है। अब नेक्स्ट आईपीओ भी स्टडी करिए, हो सकता है कुछ अच्छा आपको मिल जाए अप्लाई करने के लिए। और इसी तरह की लर्निंग्स के लिए इंद्रा सिक्योरिटी के चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।